वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज जो 30 मई 2025 को ईटा ने टीटी का टेस्ट लिया है पेशावर, चरसदा और मुख्तलिफ कुछ अज़ला का, उसका इंग्लिश का पोर्शन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। हालांकि इस पेपर के मुझे तमाम क्वेश्चंस नहीं मिले, तकरीबन 72 क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं, 28 क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन इंग्लिश के सारे क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया था 6 वीडियोस का। इसके अलावा मैथ की भी हमारा एक कोर्स है 24 वीडियोस का। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, नोट्स भी मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ से खुशी हो रही है कि जितनी चीज़ें मैंने वहाँ कवर की हैं वो 90% से ज़्यादा उन्हीं कोर्सेज़ में से आई हैं। एक टॉपिक वहाँ पे मैं छोड़ गया था, वो आपको आगे चल के बताऊँगा। आपने उसको अलग से तैयार करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन है, इसको जो है पैसे वाइज में कन्वर्ट करना है। दे सेंड द पार्सल ऑन मंडे। तो ये देखें, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनेट में। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? पार्सल। सब्जेक्ट क्या है? दे। तो जब भी पास्ट इंडेफिनेट में टेंस होता है तो वहाँ जब आप पैसे वाइज बनाते हैं या तो वाज लगता है या वर। तो यहाँ चूंकि पार्सल सिंगुलर होगा, पार्सल जब शुरू में आएगा सिंगुलर हो जाएगा, तो इसके साथ वाज लगेगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इस तो लग ही नहीं सकता, हैज़ बीन भी नहीं लग सकता क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। बीइंग कब लगता है? जब कंटिन्यूस टेंस होता है। तो ये बड़ी डिटेल से मैंने कोर्स में आपको समझाया है। तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा क्योंकि द पार्सल आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज आएगा और सेंट, सेकंड फॉर्म ही सेंट होती है, थर्ड फॉर्म ही सेंट, फिर बाय लगाया जाता है और दे सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बन जाएगा देम और आगे आ जाएगा ऑन मंडे। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 38 है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है। तो सिंपल देखें, द डॉक्टर सेड, आगे दैट आ जाएगा। यहाँ तक तो सारे टेंसेस ठीक हैं। फिर यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, इसकी जगह आई लगाया जाए। इसकी जगह आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम यू की जगह सिंगुलर तस्वर करके आई लगा दिया हमने यहाँ पे, तो आई आ गया। उसके बाद देख लें, इसमें भी आई है, इसमें भी आई। अब इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा। मस्ट जब भी है आपके पास मॉडल वर्ब आए डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में उसको ले जाने के लिए क्या लगाएं? हैड टू। तो आप देखें, इसमें हैव टू है जो कि गलत है, हैड टू हम लगाएंगे तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर 39 है, द सिनोनिम ऑफ रेयर इज। अब रेयर का मतलब होता है परवरिश करना, पालना। एक रेयर का मतलब होता है पिछला, जैसे हम कहते हैं ना फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा, या रेयर टायर कहते हैं, पिछला टायर। लेकिन यहाँ वो मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है परवरिश करना या पालना। तो यहाँ पे फॉस्टर का मतलब है, हम कहते हैं ना फॉस्टर मदर, रज़ाई माँ, जो पालने वाली होती है, दूध पिलाने वाली माँ। तो फॉस्टर का मतलब है परवरिश करना। निगलेक्ट का मतलब देखें नज़रअंदाज कर देना, अबेंडन तर्क कर देना, छोड़ देना, डी लिस्ट वो लिस्ट में से निकाल देना, फहरिस्त में से रिमूव कर देना। उसके बाद है 40, आइडेंटिफाई दी डेनोटेटिव मीनिंग। एक होता है कॉनोटेटिव मीनिंग, जो किसी कल्चर की वजह से या इमोशन की वजह से किसी चीज़ के साथ जुड़ जाता है, वो उस लफ्ज़ का असली मतलब नहीं होता। लेकिन जो डेनोटेटिव मीनिंग है उसको कहते हैं डिक्शनरी मतलब, जो असली या लफ्ज़ी मतलब होता है। तो डिटरमन, डिटरमन का मतलब होता है तयन करना, फैसला कर लेना, ख़त्मी फैसला कर लेना जो आपने सोच लिया है। तो यहाँ पे देखें अनप्रिडिक्टेबल, जिसकी प्रिडिक्शन ना की जा सके, जैसे पाकिस्तानी टीम है। उसके अलावा देख लें बी ऑप्शन है, टू फिक्स समथिंग कंक्लूसिवली। किसी चीज़ के बारे में कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली कहते हैं कतअन, मतलब कि ख़त्मी तौर पे आप पक्का पक्का फ़ैसला कर लें। तो यही इसका डेनोटेटिव मीनिंग है डिटरमिन का, कि आपने ख़त्मी फ़ैसला कर लिया किसी चीज़ के बारे में। तो सी ऑप्शन देख लें, तो स्टार्व का मतलब होता है भूखा रखना, और इसका मतलब क्या? पर्पज़ एंड रिजॉल्व, इरादा या अज़्म। तो ये इसका तो मतलब नहीं हो सकता। बी ऑप्शन इसमें डिटरमिन का क्या है? डेनोटेटिव मीनिंग है। 41 है, सफिक्स टी आई ओ एन, जिसकी शीन और नून की आवाज़ निकलती है। तो आपने टी आई की आवाज़, टी आई ओ की आवाज़ शीन की आगे नून आ जाएगा। तो जब भी आप ये सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स किसको कहते हैं? लाइका, जो बाद में आता है। तो कौन सी जो है पार्ट ऑफ स्पीच बन जाता है, क्या वर्ड बनते हैं? जैसे एजुकेट के आगे टी आई ओ एन लगाएं तो एजुकेशन, क्रिएट से क्रिएशन, ऑपरेट से ऑपरेशन, कैंसिल से कैंसिलेशन। तो ये सारे बन जाते हैं नाउन्स। तो यहाँ से क्या बनेगा? नाउन बनेगा। फिर 42 है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी किसी टेस्ट में आया था। तो ये देख लें, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन जब दो वर्ड्स आएँ और एक प्रीपोजिशन का काम करें, तो अपार्ट फ्राम रीजनल फेस्टिवल्स। तो अपार्ट फ्राम का मतलब है इनके अलावा। रीजनल फेस्टिवल्स जो हमारे मकामी त्यौहार होते हैं, इलाकाई त्यौहार होते हैं, इनके अलावा पीपल ऑफ पाकिस्तान लव टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मजहबी त्यौहार भी मनाना पसंद करते हैं।
43 है वाई डू पोइट्स यूज़ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को शायर क्यों यूज़ करते हैं। तो एलिट्रेशन क्या होती है, जब हम कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार किसी भी वर्ड के स्टार्ट में लाते हैं, ठीक है, एक ही मिसरे के अंदर, ताकि उस लाइन के अंदर, उस पोएम के अंदर रिदम पैदा हो, एक जो है मौसीकियत पैदा हो। तो ए ऑप्शन है टू क्रिएट एम्फेसिस एंड म्यूजिकलिटी, उसके अंदर रिदम लाने के लिए और मौसीकियत लाने के लिए हम एलिट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन देखें हो ही नहीं सकते, रीडर को कंफ्यूज करना, पोएम को लंबा करना या मीनिंग को छुपाना। तो एलिट्रेशन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 44 है द स्क्रीच ऑफ टायर्स पियर्स्ड द नाइट, स्क्रीच कहते हैं जो चिरचिराहट होती है, जो चरचर की आवाज़ होती है, जो टायरों की चिरचिराहट थी उसने रात की जो खामोशी थी उसको चीर दिया, ठीक है, क्योंकि लोग खामोश थे, रात को सुकून था, तो चिरचिराहट ने उसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ स्क्रीच देखें, चिरचिराहट, किस किस हमारा सेंस कौन सा काम कर रहा है, हमारा हेयरिंग का सेंस काम कर रहा है, जिसको ऑडिटरी इमेजरी कहते हैं। तो ये एक यहाँ पे भी फिगर ऑफ स्पीच है, इमेजरी ऊपर एलिट्रेशन भी फिगर ऑफ स्पीच थी। तो यहाँ पे फिर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, हेयरिंग। उसके बाद 45 है इज़ ही अ नाइस करेक्टर, क्या वो जो है अच्छा करेक्टर है। यहाँ पे करेक्टर के दो मतलब हो सकते हैं, एक करेक्टर होता है जो हमारी मोरल क्वालिटीज़ होती हैं, अखलाकियात होता है, एक तो वो होता है। लेकिन ये करेक्टर वो है जो हम ड्रामा के अंदर, नावल के अंदर देखते हैं, जो रोल अदा करते हैं हीरो या विलन, वो करेक्टर है ये। तो क्या वो एक अच्छा करेक्टर है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, इज़ की जगह आ जाएगा आर, फिर ही की जगह आ जाएगा दे, और उसकी वजह उसके बाद आपने नहीं लगाना, क्योंकि ये तो लगेगा सिंगुलर के लिए। अब ये प्लूरल हो गया तो ए को यहाँ से हटा देंगे, नाइस और करेक्टर से बन जाएगा करेक्टर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, सी ऑप्शन ठीक होगा, आर दे नाइस करेक्टर्स। तो जब देखें ही की जगह दे लगाएंगे तो फिर इज़ नहीं बचेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, और आगे करेक्टर्स, और यहाँ पे फिर आ भी आपने नहीं लगाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें, विजिबल तो नहीं है लेकिन मैं रीड करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज टेक्स अ फुल स्टॉप, तो किसके आखिर में फुल स्टॉप आएगा। तो आपने याद रखना है फुल स्टॉप किसके आखिर में आता है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं या इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे उनके आखिर में आएगा फुल स्टॉप। लेकिन जो इंट्रोगेटिव होंगे, ये देखें बी इंट्रोगेटिव है, वेयर इज़ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ है, तो इसका आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। वाव क्या है, इंटरजेक्शन है, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, जिसको हम उल्टा आई भी कहते हैं। फिर हाउ हॉट द वेदर इज़, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके आखिर में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तो ये पहला जुमला बिल्कुल जो है डिक्लेरेटिव है, आई लव टू रीड बुक्स, तो इसके आखिर में आएगा फुल स्टॉप, ए ऑप्शन इसमें ठीक है। फिर 32 देखें, तो ये देखें जिन लोगों ने मेरा कोर्स देखा हुआ है उनको आइडिया हो रहा होगा कि 90% से ज़्यादा चीज़ें वहीं से आई हुई हैं। तो अब लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल क्या होते हैं, लॉन्ग वावल वो होती हैं जहाँ पे आवाज़ थोड़ी देर के लिए हम उसको लंबा करते हैं, तो लॉन्ग वावल हो जाता है। जहाँ पे वावल की जो साउंड होती है उसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, वो शॉर्ट वावल होता है। वावल की साउंड क्या होती है, आ ई ऊ, ये जो आवाज़ें होती हैं। तो बिग यहाँ पे शॉर्ट है, हैट जो है ये भी शॉर्ट है। अगर हेट होता तो यहाँ पे देखिए हमने आवाज़ को लंबा किया, हेट, तो ये लॉन्ग होता। हैट जो है वो शॉर्ट वावल है। बस भी क्या है, शॉर्ट वावल है। रीड, तो यहाँ पे देखें ई की आवाज़ लंबी हो रही है, रीड, तो ये है लॉन्ग वावल। फिर है 33 सेलेक्ट द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ वावल साउंड, तो ये भी मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि आपने एक चीज़ पे गौर करना है, ये वावल साउंड की बात हो रही है, वावल अल्फ़ाबेट या वावल लेटर की बात नहीं हो रही। वावल लेटर तो ए ई आई ओ यू 5 हैं, साउंड क्या है, आ ई ऊ, ये जो आवाज़ें हैं ये साउंड है। इसके अलावा देखें यहाँ पे पहला वर्ड है यूआलॉजी, तो ई से ज़रूर स्टार्ट हुए, ये सारे ई से स्टार्ट हुए हैं, वाव लेटर से ज़रूर स्टार्ट हुए हैं, लेकिन साउंड को देखें यूआलॉजी। ये यूआलॉजी क्या होती है, ये एक राइटिंग का जो है वो पार्ट होता है, एक पीस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी अपने मरहूम के लिए, जो बंदा मर जाता है उसकी तारीफ़ में कोई चीज़ लिखते हैं, यूआलॉजी उसको कहते हैं। यूफेमिज्म, यहाँ भी देखें यू की आवाज़ आ रही है, तो यू की आवाज़ कॉन्सोनेंट साउंड है। यूआलॉजी, यहाँ भी यू की आवाज़ है, वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है। यूफेमिज्म किसको कहते हैं, जब हम किसी बात को बड़े नर्म अंदाज में कहते हैं, वो एक टेक्निक होती है यूफेमिज्म। जैसे अगर किसी की तलाक हो जाए तो हम ये नहीं कहते उसकी तलाक हो गई है, बल्कि कह देते हैं उनकी अलाइदगी हो गई है। या कोई बंदा पागल हो तो उसको हम मेंटल या पागल नहीं कहते, बल्कि कहते हैं वो बंदा ज़हनी मरीज़ है, उसको यूफेमिज्म कहते हैं। फिर है यूरोप, तो यहाँ भी यू की आवाज़ आ रही है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। बल्कि ईगल देखें, तो ईगल में देखें इस तरह ईगल लिखने होता है, तो यहाँ पे देखें कैसी साउंड निकल रही है, ई, जो कि कैसी होती है, वावल साउंड,
ईगल इसमें ठीक है। फिर 34 है, ट्रीटी का क्या मतलब होगा? तो ट्रीटी आजकल आप सुनते होंगे पाकिस्तान इंडिया का जो मामलात चल रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जो सिंध तास माहिदा है उस पे उसकी खिलाफवर्जी की है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी। सिंध तास माहिदा, पानी का जो सिंध पे माहिदा हुआ था, ट्रीटी। तो ट्रीटी क्या होता है? अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। तो एक रस्मी मतलब कि एक ऑफिशियली जो है, गैर रस्मी नहीं होता बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड तौर पे एक मुआहदा होता है दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान। फिर 34 है, तो ये आर्टिकल के जो हमने रूल्स पढ़े थे वहाँ पे हमने देखा था कि जब भी किसी भी दरिया का, समुंदर का, किसी भी पहाड़ का, किसी बिल्डिंग का नाम आएगा तो उसके साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। तो यहाँ पे आएगा दी अटलांटिक इन 3 days। 36 है, इट वॉज रेनिंग हैवली डैश वी कैंसल्ड द पिकनिक। तो यहाँ पे देखें कंजंक्शन लगाना है, तो कंजंक्शन यहाँ पे दो तरह के इस्तेमाल हुए हैं, एक बट, सो, एंड। ये तीनों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिनको हम याद करते हैं फैन बॉयज से। ये आपको मैंने एक नुमानिक बताई थी, इसमें 7 होते हैं। तो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। और बिकॉज एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल कौन सा होगा? जुमले का मतलब समझे, इट वॉज रेनिंग हैवली, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वी कैंसल्ड द पिकनिक, हमने जो है मनसूख की जो पिकनिक थी उसको। तो यहाँ पे देखें बट कब लगाता है? जब दो अपोजिट काम हो। लेकिन आता है, तो यहाँ तो अपोजिट काम तो नहीं हुआ, बट तो नहीं लग सकता। बिकॉज रीज़न के लिए होता है, क्योंकि। तो यहाँ रीज़न भी नहीं बताया जा रहा। एंड दो चीज़ों को जोड़ने के लिए होता है, वो भी नहीं आ सकता। सो जो होता है वो हम किसी चीज़ का रिजल्ट या इफ़ेक्ट जब बताते हैं, ये काम हुआ है उसके रिजल्ट में हमने ये किया है। तो सो का उर्दू में मतलब होता है इसलिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी इसलिए हमने पिकनिक को कैंसिल किया। फिर 15 क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन हैं, 46 से स्टार्ट होते हैं। डू यू थिंक दैट वी आर अलाउड टू पार्क हियर? तो यहाँ पे देखें क्या की जा रही है, एक परमिशन के तौर पे हम परमिशन ली जा रही है कि क्या तुम क्या सोचते हो कि यहाँ हमें गाड़ी पार्क करने की इजाज़त है? तो परमिशन के लिए याद रखना है, या तो कैन आप लगा सकते हैं या मे लगा सकते हैं। मस्ट कब लगाते हैं? जब कोई काम आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी हो, आपने वो लाजमी करना है, ऑब्लिगेशन हो। नीड भी नेसेसिटी के लिए होता है, जब ज़रूरत होती है। नीड का मतलब ही है ज़रूरत, क्या हमें यहाँ गाड़ी पार्क करने की ज़रूरत है। शुड कब लगता है? जब आपको कोई एडवाइस देनी हो या कोई सजेशन देनी हो, या ऑब्लिगेशन के लिए भी होता है, फ़र्ज़ के लिए या ज़िम्मेदारी के लिए। लेकिन यहाँ पे ये देखें एक ही ऑप्शन ठीक है, मे। तो डू यू थिंक वी मे पार्क हियर? तो क्या यहाँ पे परमिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मे। अगर कैन होता तो हम कैन भी यूज़ कर सकते थे। 47 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब को भी हमने पढ़ा है बड़ी डिटेल से। वो वर्ब होता है जिसको रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट पे उसका काम नज़र आता है। ही सेंट एन ईमेल, उसने ईमेल भेजी। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और साथ में ईमेल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, बाकी क्यों नहीं है। शी क्राइड ड्यूरिंग द मूवी, वो मूवी के दौरान रोई। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा जिस पे कोई रोने का काम हुआ हो, तो ये इंट्रांजिटिव है। द लीव्स फेल स्लोली, जो पत्ते हैं वो आहिस्तगी से गिरे, आहिस्ता आहिस्ता गिरे। तो ये स्लोली एडवर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही स्नीड रिपीटेडली, वो मसलसल छींकी। स्नीज्ड छींकने को कहते हैं, तो वो मसलसल छींकी। तो ये भी देख लें एडवर्ब है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सारे तीनों इंट्रांजिटिव हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद डज एनीबडी हैव द टाइम, तो एनीबडी इसमें क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद 49 है, द रॉबर सा द पुलिसमैन दे रैन अवे। तो ये एक टॉपिक में अपने कोर्स में छोड़ गया था, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। जो लोग मेरा कोर्स देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को खुद से लाजमी देखें, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, आईएनजी वाली फॉर्म, और वो कभी कभार एडजेक्टिव के तौर पे काम करती है। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो कि वो भी एडजेक्टिव के तौर पे काम करती है। यहाँ पे देखें हमने प्रेजेंट किसी भी पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना था। द रॉबर सा द पुलिसमैन, और इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना था। रनिंग अवे, तो इसका तो स्ट्रक्चर ही बिल्कुल गलत है। सीन द पुलिसमैन, ये भी स्ट्रक्चर गलत है। ये देखें सी और डी में से कुछ दोनों ठीक लग रहे हैं। सीइंग द पुलिसमैन द रॉबर्स रैन अवे, ये देखें ये पहला टेंस भी पास्ट में है, दूसरा भी रैन भी पास्ट में है। लेकिन डी में देखें तो ये रन आ गया जो कि प्रेजेंट फॉर्म हो गई है, और सीइंग द पुलिसमैन। और एक और भी यहाँ पे मिस्टेक है कि अमूमन हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उस फ्रेज़ को पहले लगाते हैं
और जो मेन फ्रेज होती है उसको, मेन एक्शन होता है उसको बाद में लगाती हैं। तो मेन एक्शन क्या हुआ है, उन चोरों का भागना। तो इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है। सीइंग द पुलिस मैन द रॉबर्स रैन अवे, पुलिस वालों को देखते हुए जो चोर है वो भाग गए। उसके बाद 51 है, लास्ट क्वेश्चन है, द फ्लावर इज डैश देन दैट वन। तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे लगानी है। ये एक निशानी ये होती है कि यहाँ पे देन आ गया है और दो चीज़ों का मुकाबला है, इस फ्लावर का और उस फ्लावर का। जब भी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 क्वेश्चन यहाँ तक मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी भी अगर मुझे क्वेश्चन रिसीव होते हैं जैसे मैथ के या बाकी पोर्शन के, तो मैं जल्द अज जल्द उनको अपलोड करूँगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।